समाचार के को पहुंचाने के लिए, छापने के लिए, या देने के लिए, या हाईलाइट करने के लिए हमें 10,000 रुपए मिले, आप कितना देंगे बोलो? बंद कर दें। बहुमत का रंग कुछ यूं चढ़ा कि यथार्थवादी भी कहानीकार हो गए। कल तक खरी खरी कहते थे जो पत्रकार, आज वो चाटुकार हो गए। तो मुनादी कार जो है डम 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 बजाते थे और इसके बाद बोलते थे सुनो सुनो राजा का ये संदेश। पत्रकारिता का स्तर कहां से कहां बदला है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, इसके बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं मनमत सर, ऑल इंडिया रेडियो से। ये इनका इतना हिम्मत हुआ, इतना जबरदस्त कहानी लिखी। इज यंग मैन। तो मैं परिचय दिया, मैं जिस व्यक्ति का लड़का हूँ, उनका जो हिम्मत था उसी को मैंने ही रह किया। देश के चौथे स्तंभ में एक पत्रकारिता है, वैसे सेंदाज हजारीबाग के चौथे स्तंभ है। मेलविन डीमोलो जो है, जैसे अंग्रेज अनाउंसर थे जिन्होंने महात्मा गांधी की शव यात्रा का जो है वृत्तांत कहा। यह आकाशवाणी है। हाँ। लोग समझते थे कि भगवान कह रहे हैं और लोग उसको इम्पोर्टेंस देते थे। अब और सूचना, शिक्षा और मनोरंजन। सॉरी इंटरप्ट कर रहे हैं कि बीच में जो झुमरी तिलैया था, वो हमको लगता है कि ऑल इंडिया रेडियो के चलते। बिल्कुल टावर से करते थे, बड़े बड़े बॉल होते थे, वो गर्म होता था तो एक टी आवाज आती थी। बिल्कुल दादा आते के साथ कहे थे कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड होना चाहिए। बिल्कुल आकाशवाणी और दूरदर्शन आए तो लोग आकाशवाणी को साइड किए और दूरदर्शन की ओर देखने लगे। लेकिन आपको दुखद बात यही है, ये जो सोशल मीडिया का जिक्र हुआ, आज पत्रकारिता और प्रचारकारिता जो दोनों एक साथ चल रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है? पत्रकार की भूमिका के अंतस्थल में जो है एक वकील होता है। तो आप लोग जो न्यूज आज बनाते थे वो कल परसों छपता होगा। आज पटना जो खूब इम्पोर्टेंट था वो बाय टेलीग्राम। आज का तो पत्रकारिता का स्टैंडर्ड बहुत नीचे गिर गया। कहाँ है? जर्नलिज्म की धार कम हो गई है या फिर सरकार की मार कम हो गई है? अगला सुनना चाहता है, अगला पढ़ना चाहता है, अगला देखना चाहता है। ये जो हाल में एसडीओ वाला घटना था, उसमें मैंने कोई पॉइंट छिपाया नहीं। क्या मसला है या क्या मसाला है इस जर्नलिज्म में? कि पत्रकारिता तो अभी एक दिखावा हो गया है। मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया विदाउट एनी एप्लीकेशन। कि उनके पास जो है नैतिकता नहीं है, उनके पास जो है वो पैसे कमा रहे हैं, वो समाचार के बदले पैसे ले रहे हैं। तो वैकुंठनाथ देव बोला बहुत बड़ा पत्रकार बने ना, तुमको भीख मंगा बना देंगे, तुम्हारा घर बेचवा देंगे, तुम हमारा खिलाफ लिखे हो। सब स्वागत है आप सभी का अनपढ़ के इस एपिसोड में, जहां पे हम चर्चा करते हैं प्रबुद्ध जनों से विभिन्न विभिन्न मुद्दों पे। आज हमारे चर्चा का विषय है आज तक पत्रकारिता का बदलता स्वरूप। पत्रकारिता जो आज से दशकों पूर्व जो आज़ादी की लड़ाई में एक अहम योगदान दिया, हमारे देश के चौथे स्तंभ का एक स्तंभ माना जाता है, आज उसमें कहां से कहां तक बदलाव हुई है। आज पत्रकारिता का स्तर कहां से कहां बदला है, उसमें क्या क्या चेंजेस आए हैं, क्या क्या ड्रास्टिक चेंजेस आए हैं, इसके बारे में हमारे साथ चर्चा करने के लिए हैं मनमत सर, ऑल इंडिया रेडियो से। सेंदा ये काफी पुराने पत्रकार हैं जो कि हजारीबाग के स्तंभ माने जाते हैं। जिस प्रकार से देश के चौथे स्तंभ में एक पत्रकारिता है, वैसे सेंदा आज हजारीबाग के चौथे स्तंभ है। इनसे आज हम लोग चर्चा करेंगे इस मुद्दे पर कि पत्रकारिता का स्तर में किस प्रकार से बदलाव आया है। तो हम चाहेंगे कि पहले सेंदा आप हमको बताइए कि किस प्रकार का बदलाव आपने देखा है। और एक बात हम और कहना चाहेंगे कि हम लोग परिचर्चा करेंगे, कोई इंटरव्यू का मसला नहीं है, परिचर्चा होगा जिसमें हम लोग आपस में बातें करेंगे। देखिए, मेरा इस पत्रकारिता जीवन में एंट्री बहुत एक्सीडेंटल है। मैं उस व्यक्ति का पुत्र हूँ, स्वर्गीय देव कुमार सेन। वो जाने माने पत्रकार थे और इन्होंने जयप्रकाश नारायण जी जब हजारीबाग सेंट्रल जेल से भागे थे, इस न्यूज़ का ब्रेक किए थे। तो मुझे एडवाइस दिए, देखो तुम मेरा बेटा हो, तुमको एक शब्द करने कहते हैं, इस प्रोफेशन में तुमको पैसा बहुत है, इलीगल ढंग से अर्न करोगे, लेकिन तुम याद रखोगे कि तुम डीके सिंह का लड़का हो और कभी वो ये पैसा का लालच में पत्रकारिता मत करना। तो वो मुझे आज भी याद है। आज भी मैं उसी
डायरेक्टिव को फॉलो करता रहा बहुत हूं। बढ़िया सर, बहुत यही मेरा क्या बात है। प्रिंसिपल है। तो हम ये जानना चाहेंगे और लोग भी जानना चाहेंगे कि ऑल इंडिया रेडियो में बदलाव क्या क्या आए हैं, क्योंकि जन की बात से आज ऑल इंडिया रेडियो मन की बात तक आ गया है। जी, पूरे विश्व स्तर पर अगर देखें, भारत भी उसमें सम्मिलित है, हमारा देश भी उसमें सम्मिलित है, जी, तो हम ये देखते हैं कि बहुत पहले ही पत्रकारिता एक आवश्यकता हुई। जब हमारे यहाँ जो है राजा महाराजा हुआ करते थे, जी, तो राजा महाराजा और आम प्रजा के बीच में जी, जो मध्यस्थता होती है, जी, उसी को मीडिया कहते हैं। उस मध्यस्थता के लिए बहुत बढ़िया। राजा अपनी बात को प्रजा तक कैसे कहे जी, और प्रजा अपनी बात को राजा राजा तक तक कैसे कैसे पहुंचाए, तो बीच में एक मुनादिकार मीडिएटर होते होते थे। जी, बिल्कुल एक मुनादिकार होते वाह, थे। क्या बात तो मुनादिकार जो है डम 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 बजाते थे है। जी, और इसके बाद बोलते थे, सुनो सुनो राजा का ये संदेश संदेश है। है। जी, और उसी प्रकार से प्रजा भी जो है उन्हें बोलती थी। धीरे धीरे राजा और प्रजा जी, का एक जो है जन सम्मेलन होने लगा, जन संवाद होने लगा। जी, राजा निकलने लगे जी, और अच्छा राजा, सफल राजा वही होता था जो प्रजा के बीच इंटरेक्शन जाता था। जी, अब ये धीरे धीरे करके जो सुनने बोलने की शैली जो थी, वो चली आई लेखन में। इसके बाद आता है धीरे धीरे करके पर्चे का बंटना। जनरल, जनरल शब्द वहीं से आया, जी, रोम से। जी, तो राजा ने ये कहा कि जब भी कोई फरमान होता था तो एक जनरल जारी कर देता था, जी, नोटिफिकेशन जारी। नोटिफिकेशन। एक जनरल जो है उसको पब्लिश कर, माने लिखवा देता था लोगों से और उसको जारी कर देता था। जी, जनरल शब्द वहीं से आया। उसके लेखक जो होते थे वो जर्नलिज्म वाले हो गए, बिल्कुल जर्नलिस्ट हो गए, जी, और ये जर्नलिज्म हो गया। जी, धीरे धीरे करके पूरे विश्व में जो है एक उनका जो है साम्राज्य हुआ, यूरोपियंस मतलब जो है। जी, तो ये चीजें धीरे धीरे करके बढ़ती रही। जी, और अगर हम अब भारत के परिप्रेक्ष्य में करें तो हमारे यहाँ 19वीं सदी के मतलब आरंभ में 1800 समथिंग में जी, पहला जो है अगर हिंदी अखबार आता है तो उतंड मार्तंड। जी, ये पहला हिंदी अखबार जो है छपकर के सामने आता है और लिखा जाता है। जी, उसके बाद तो धीरे धीरे करके लोग लिखने लगे जी, और हौसले बुलंद होने लगे जी, कि हाँ साहब हमें भी लिखना है, अपने शासन सत्ता के प्रशासक के खिलाफ भी लिख सकते हैं, उनकी बातों को भी लिख सकते हैं। जी, ये क्रम चला आया। अंग्रेजी हुकूमत थी, उसके बाद जो है जब भारत आजाद हुआ तो आजादी के बाद जो है पत्रकारिता एक महत्वपूर्ण हिस्सा हुआ। और यूं कहा जाए आजादी के बाद जी, भारत जो 4 स्तंभ होते हैं उस मतलब 3 तो मुख्य हैं, जी, लेकिन चौथा ही अपने आप को डिक्लेयर कर दिया कि मेरे बगैर काम ही नहीं नहीं होगा। हो सकता। बिल्कुल पत्रकारिता जो है कहीं से डिक्लेयर्ड नहीं है, जी, लेकिन स्वतः जो है ये मान लिया गया कि पत्रकारिता जो है इम्पोर्टेंट है। ये एक चौथा स्तंभ जो है। और इसके बगल माने कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, 3 है जी, स्तंभ। जी, चौथा जो है ये पत्रकारिता। पत्रकारिता है, पत्रकारिता आ गया सामने और ये हुआ कि इसके बगैर काम नहीं नहीं होगा। हो सकता। करेक्ट। अब पत्रकारिता जो है इसके भी अगर कहें तो मुख्य रूप से 2 आते हैं। एक प्रिंट मीडिया हो गया जो छपता है, जी, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। जी, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का जब है आकाशवाणी की चर्चा आपने शुरुआत की जो है, इसलिए हम जल्दी से इस बात को ले आए जी, कि 1923 से 1936 का इसका एकदम शैशवा काल था, जी, लेकिन 1936 से ये एक तरीके से फॉर्म में आ गया जी, ऑल इंडिया रेडियो के जी। रूप में। अंग्रेजों ने भारत में इस चीज को उस जो है, समय सर अच्छा लगता था दादा कि हाँ, यह आकाशवाणी है। हाँ, लोग समझते थे कि भगवान कह रहे हैं और लोग उसको इम्पोर्टेंस देते थे। Yes. अब क्या और हो गया? 1936 से लेकर के 1947 तक अगर कहा जाए जो है, तो हमारे यहाँ अगर मेलविल डिमोलो जो है, जैसे अंग्रेज अनाउंसर थे जी, जिन्होंने महात्मा गांधी की शव यात्रा का जो है वृत्तांत कहा, जी, वो बड़ा अद्भुत रहा। उसके बाद तो बहुत तरह के लोग आए जो है। तो अब हम आकाशवाणी और दूरदर्शन के परिप्रेक्ष्य में बात करें, जैसे आपने बात की जो है कि जी, प्रिंट मीडिया का तो अपना एक रोल होता है। जी, आकाशवाणी सबसे पहले आया, दूरदर्शन भी नहीं था। तो आकाशवाणी जो है जब आया तो इसके मूल रूप से जो है 3 उद्देश्य हुए, जी, सूचना, शिक्षा और मनोरंजन। मनोरंजन। ये पत्रकारिता का भी है। जी, एक यानी कि इनका मैं सबसे पहले इंटरफेयर कर रहा हूँ। जी, आकाशवाणी जब आया ना, शहर से ज्यादा गांव तरफ ज्यादा बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। जी। तो सूचना, शादी शिक्षा, के समय में साइकिल और रेडियो मिला करते हाँ, थे लोग। सूचना, शिक्षा और मनोरंजन। जी, यानी कि सबसे पहले जो है, आज भी इस चीज को हम फॉलो करते हैं, इसे भी अपनाते हैं। सबसे पहले हमारा कार्य होता है सूचना देना। जी, किसी भी प्रकार की सूचना सरकार और आम आदमी के बीच में
आम आदमी की सूचना सरकार तक पहुंचाना, सरकार की सूचना आम आदमी तक पहुंचाना सबसे पहले। इसके बाद क्या होता है, एजुकेशन। ऐसा नहीं है कि हम कोई क्लास चला रहे हों, लेकिन हम सूचनाओं के माध्यम से, कार्यक्रमों के माध्यम से उन्हें एजुकेट करते हैं, बिल्कुल सर, शिक्षित करते हैं। इसका एक उदाहरण आप देखे होंगे, हम लोग के बचपन में तो खूब होता था कि हम हिंदी के भी समाचार सुनते थे, अंग्रेजी के भी समाचार सुनते थे, दोनों और उसके बाद उर्दू। तो दोनों समाचार इसलिए सुनते थे कि हमें ट्रांसलेशन समझ में आए, हम उसके अनुवाद को समझ सके कि कैसे हिंदी का अंग्रेजी ठीक वैसे ही लोग इंग्लिश अखबार इसलिए लेते थे कि हम इंग्लिश सीख सके, इंग्लिश सीख सके। तो ये रहा, शिक्षा हो गया। और मनोरंजन उसके साथ ये डाला गया कि सूचना और शिक्षा जो है सही तरीके से लोगों तक पहुंचे, लोग उसके प्रति आकर्षित हों, इसके लिए एक मनोरंजन, एक साधन दिया गया कि उस फिल गैप को जो है कैसे भरा जा सके जो है। तो 3 मोटो रहे। अब ये रहा कि हमारे विभिन्न क्षेत्र हैं, जैसा कि अभी अभिजीत सेंदार ने कहा कि गांव में है, तो हम गांव के लिए करते हैं, छोटे बच्चों के लिए करते हैं कार्यक्रम, महिलाओं के लिए कार्यक्रम, समाज मतलब ये कहा जाए कि आम आदमी के जितने प्रकार के प्रोफेशंस हैं वो सारे लोग, श्रमिकों के लिए करते हैं। तो खेतिहर मजदूरों के लिए हमारा तो बाकायदे उनके लिए 1 घंटे आधे घंटे का चौपाल चलता रहा, कई जगहों पर वो काफी पॉपुलर भी हुए जो है करके। सॉरी इंटरप्ट कर रहे हैं कि बीच में जो झुमरी तिलैया था, वो हमको लगता है कि ऑल इंडिया रेडियो के चलते। बिल्कुल यही हम कह रहे हैं कि अब जब विविध भारती मनोरंजन जो है की आवश्यकता पड़ी, क्योंकि विज्ञापन उसका एक माध्यम बना, तो विविध भारती जो है जब मुंबई से शुरू हुआ, आरंभ हुआ, तो उसमें जो है विज्ञापन भी आने लगे और मुंबई से जो प्रसारित विविध भारती के कार्यक्रम थे देश के अलग अलग हिस्सों में जाने लगे, और बहुत चूंकि मनोरंजन का था इसलिए चलने लगा। अब विविध भारती के माध्यम से अगर कहें तो देश के बहुत से कोने कोने के, जैसे झुमरी तिलैया या इस तरीके से जो है तरह तरह के नाम आते थे, लोगों के नाम आते थे, सामने आते थे। अभी हम आपको बताएं, लगभग 1 साल पहले जो है मैं पूना गया था, तो हमारे एक मतलब संबंधी हैं, उन्होंने हमसे पूछा कि झुमरी तिलैया ये काल्पनिक नाम है या कि है? तो हमने कहा कि हाँ, हमने कहा अरे तो हमने कहा कि नहीं साहब, आप आइए, जो है ये कोडरमा जिले में है, बल्कि हमने गूगल पर दिखाया भी उन्हें कि देखिए ये झुमरी तिलैया कहिए नगरपालिका है और ये है। तो ये स्थान है और यहाँ से हमारे श्रोता जो है जाते हैं, मैं बिल्कुल उन लोगों से जाकर के मिला भी हूँ। तो ये है। अब जहां तक चंदन जी बदलाव की बात करते हैं, तो टेक्नोलॉजी और समय ये सब चीज को बदलता है, चाहे वो प्रिंट मीडिया को हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को। 100% करेक्ट। जब हम तकनीकी स्तर पर माने विकास करते हैं, तो ये विकास जो है हमें लगता है, जब हम पहले इतने बड़े बड़े टेप हुआ करते थे, स्पूल उस पर चलता था, बिल्कुल तो उसको बजाने की प्रक्रिया कुछ अलग होती थी। रिकॉर्ड, ग्रामोफोन के रिकॉर्ड्स हुआ करते थे, उस पर हम गाने वगैरह सुनाया करते थे। अब वो धीरे धीरे हटा, फिर आ गया कैसेट, फिर आ गया जो है सीडी पर रिकॉर्ड करने लगे, वो सारा कुछ। ये तकनीकी स्तर पर आज पूरा कुछ डेवलप किया, कंप्यूटर पर हो गया, अब चिप्स में आ गया, बिल्कुल चिप्स में आ गया। प्रसारण हमारा पहले बड़े बड़े टावर हुआ करते थे, टावर से करते थे, बड़े बड़े बॉल्ब होते थे, वो गर्म होता था तो एक टी आवाज आती थी, बिल्कुल उस गर्म की आवाज, फिर सिग्नेचर ट्यून वगैरह हुआ करते थे। अभी जो कहा जाए कि पिछले जो है 5-7 सालों या लगभग 1 दशक के अंदर का जो बदलाव है, वो है सोशल मीडिया लगेगी। तो इसलिए हम करूंगा सोशल मीडिया पर कि अखबार जब पूरे देश के समाचार को संकलित करते थे और अखबारों की जब एक प्रतियोगिता हुई, तो उस प्रतियोगिता में वो जब क्षेत्र विशेष पर आने लगे, तो बहुत सारे समाचार लोगों से कटने लगे। सोशल मीडिया इसलिए सफल है क्योंकि वो कोने दर कोने के समाचार को जो है इंडिविजुअल, हर व्यक्ति, अब आम आदमी जो है वो पत्रकार की भूमिका अदा कर रहा है और वो डाल दे रहा है रील बना करके। और हम आप जैसे मतलब दादा जैसे बड़े पत्रकार उस सोशल मीडिया के द्वारा प्रसारित किए गए समाचार के पीछे दौड़ने लग रहे हैं। नहीं, आजकल तो हम लोग एक चीज भी देखते हैं दादा सर, कि पेपर में न्यूज आने के बाद भी उसको फोटो खींच के क्रॉप करके सोशल मीडिया पे ही डाल दिया जाता है। yes. वो इम्पोर्टेंस कम हुआ है सर, या फिर
इम्पोर्टेंस वही अभी तक एग्जिस्ट कर रहा है। नहीं नहीं, इम्पोर्टेंस कम नहीं हुआ है, पेपर की इम्पोर्टेंस कम नहीं हुआ है, किसी भी चीज का हाँ। इम्पोर्टेंस कम नहीं हुआ, जी। बल्कि हम ये कहेंगे कि सोशल मीडिया में एक और फॉर्म, एक और रूप जी। वो सक्रिय हो गया। जी। तो कोई भी चीज जब नया आता है, जब सक्रिय हो जाता है, तो थोड़ा सा उसकी आकाशवाणी और दूरदर्शन आए तो लोग आकाशवाणी को साइड किए और दूरदर्शन की ओर देखने लगे। उनको ये लगा कि उसमें तो केवल आवाज ही आवाज सुनते सुनते थे, हैं, इसमें तो इसमें चित्र भी दिखती है। चित्र भी दिख रहा चित्र है। भी दिख रहा तो है। ये नए नए में होता है, लेकिन फिर धीरे धीरे करके जो है बराबर हो जाते हैं। पानी जैसे फैलता है जी। तो कोई एक धारा जाती है, कोई दूसरी धारा जाती है, आगे जाकर के फिर बिल्कुल। पूरी धाराएं मिल जाती हैं। तो इस तरीके से होता है। सर एक चीज हम आपसे पूछना चाहेंगे कि आज पत्रकारिता और प्रचारकारिता जो दोनों एक साथ चल रहे हैं, इसके बारे में आपका क्या कहना है सर? क्योंकि आप शुरू से देख रहे हैं, जब केवल पत्रकारिता होती थी, लोग खोजी पत्रकारिता करते थे, जितने भी घोटाले होते थे वो सारे न्यूज वाले लोग लेकर के सामने आते थे। आज अब भी मैं धीरे-धीरे- करता हूँ वही चीज, जी। मैं आज भी वही करता हूँ। जी। लेकिन आपको दुखद बात यही है, ये जो सोशल मीडिया का जिक्र हुआ, ये जो इधर आगे कम्युनल ट्रबल हजारीबाग में बढ़ गया, सोशल मीडिया वॉज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट। मिसलीडिंग न्यूज देके दंगा फैला देता था। आजकल जैसा हर एक लॉ एंड ऑर्डर मीटिंग में, पीस कमेटी मीटिंग में एडमिनिस्ट्रेशन इसी को वार्निंग देता है, कहते हैं सोशल मीडिया पर कड़ा नजर रखो। तो आगे तो ऐसा नहीं कहा जाता था जो आज कहा जाता है। हर एक मीटिंग में कहा जाता है पीस कमेटी कि सोशल मीडिया पर ध्यान दे, इस पर ये रिपोर्ट एकदम बाहर नहीं है, तो उसमें दंगा फसाद होने के चांस होता है। और हजारीबाग वॉज विक्टिम ऑफ इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट। 2016 में, 2017 में, 1989 में, और फर्स्ट तो यहाँ कम्युनल राइट हुआ 1973 में। वो इस बिगिनिंग है। दादा, ये जिसे अभी आपने चर्चा की खोजी पत्रकारिता, लगभग 3 दशक पहले आर.के. करंजिया एक बड़े पत्रकार हुआ करते थे, पंजाब क्षेत्र के, दिल्ली क्षेत्र के रहने वाले। ब्लिट्ज नाम का उनका अखबार आता था और वो पीत पत्रकारिता करते थे, एलो जर्नलिज्म कहते थे जिसको। हालांकि वो किसी दुष्चक्र में फंसे और चले गए। बिल्कुल। तो उनका भी एक ये था कि घटना होने से पहले ही रेडी रहता सारा था, कुछ पता रहता, सारा कुछ रहता था। यानी उन्हें लगता था कि ये लगभग कहा जाता है कि एक पत्रकारिता में आप लोग खूब जान रहे होंगे कि एक होता है कि मैनेज्ड न्यूज। तो मैनेज्ड न्यूज जो होता है, यानी किसी भी समाचार को या किसी भी चीज को जो है हम उसको प्रबंधन के माध्यम से जो है उसको हम बना लेते हैं, तो वो भी एक मैनेज्ड है। खोजी जो शब्द है, एक्चुअल में होना तो वही चाहिए कि खोजी पत्रकारिता, यानी कि किसी समाचार को अगर कोई चीज अगर आपको पता चलता है तो उसकी तह तक जाए। पत्रकार की भूमिका सिर्फ पत्रकार ही नहीं होती, पत्रकार की भूमिका के अंतस्थल में जो है एक वकील होता है, उसके जासूस होता है, उसके अंतस्थल में कई जो है तत्व कार्य करते हैं, तब वो जाकर के एक पत्रकार बनता है। सिर्फ आप में लेखकी गुण तो होना ही चाहिए, क्योंकि उसकी बात को आप किस अंदाज से लिखते हैं कि वो प्रभावशाली होती है। अगर आप लिखते हैं समाचार, आप ले आइए बहुत सा समाचार, क्या चीज है, हाँ ठीक, अगर वो प्रभावशाली तरीके से नहीं कह पा रहा है, यानी आप लेखनी तो वहां पे है कि आप प्रभावशाली तरीके से जब लिख देते हैं और उसका प्रभाव, उसका इम्पैक्ट आम आदमी पे पड़ता है, जहां पहुंचाना चाहते हैं उस सत्ता शासक तक पड़ता है, तब तो आप सफल हैं, आपकी लेखनी सफल है। और अगर आप नहीं पहुंचा पाए तो नहीं। बाकी अन्य जो चीजें, जो स्रोत हैं, सोर्सेस, वो आपकी खोजी पत्रकारिता में जो हमने अभी चर्चा की कि वकील भी होना चाहिए, एक जासूस भी होना चाहिए, एक डॉक्टर भी होना चाहिए। अब मान लीजिए कोई एक व्यक्ति एक्सीडेंट कर गया, एक्सीडेंट दुर्घटना हुई, वो ठीक है, उसको उठाया, पुलिस ने उठाया, ले जा करके वहां हॉस्पिटल में डाल दिया, सारा कुछ हो गया। अब डॉक्टरी की भाषा को, चिकित्सकीय भाषा को अगर आप नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं, तो आपको समझ में नहीं आएगा कि हम इसमें क्या लिखें। मतलब आपके कहने के मुताबिक सर, एक पत्रकार को सबसे ब्रिलियंट पर्सनालिटी होना चाहिए, ब्रिलियंट, उसको हर चीज के बारे में जो है ये जानकारी होनी चाहिए। दादा आते के साथ कहे थे कि जैक ऑफ ऑल ट्रेड होना चाहिए। बिल्कुल। तो दादा, जैसे हम जानना चाहेंगे कि जिस वक्त आपने पत्रकारिता प्रारंभ किया, तो आप किस प्रकार के पत्रकार हुआ करते थे और आपकी क्या दायित्व रही समाज के प्रति, क्योंकि आपने तो अपना चरण पूरा कर लिया। जो घटना घटता था मैं किसी को छुपाया नहीं, मैं सही ढंग से छपा। आपको
आश्चर्य होगा, जो रिपोर्ट छापते थे उसका दूसरे दिन में एक्शन में सरकार आ जाता था। एक स्टोरी आपको मैं बता रहा हूँ। उस टाइम हरिनाथ मिश्र, पंडित हरिनाथ मिश्र, वो बिहार के हेल्थ मिनिस्टर थे। और ये हजारीबाग सदर हॉस्पिटल जो अभी फीमेल वार्ड पहले बना, तो अभी तो उधर उसको फीमेल वार्ड दूसरा तरफ शिफ्ट किया, वो बन के तैयार हो गया है। वहाँ फीमेल वार्ड में कमी था जगह, तो नया फीमेल वार्ड बना। तो उसमें जाके देखे पेशेंट लोग जितना है बरामदा में पड़ा हुआ है, वहीं इलाज हो रहा है। कुत्तों जाके इवन डोंकी भीतर में जो आपको बेड बना उसमें सोया हुआ है। तो मतलब मैं उस समय हजारीबाग में गधे भी हुआ हाँ, करते थे। तो गधे थे। तो उसने, मैं एक फोटोग्राफर को ले गया हूँ और ले जाकर बोला भाई मेरे लिए ये फोटो खींच दो। तुम लोग फोटो खींच दिया और वो फोटो मैं भेज दिया पेपर में। और दादा उस समय भेजने का जरिया क्या हुआ करता बाई था? पोस्ट, अखबार कहाँ से छपती? बाई पोस्ट छपती कहाँ से थी अखबार? पटना। पटना से। हाँ। तो आप लोग जो न्यूज आज बनाते थे वो कल परसों छपता होगा? आज पटना जो खूब इम्पोर्टेंट था वो बाई टेलीग्राम। अच्छा, आज टेलीग्राम से भेजते थे। फोटोग्राफ टेलीग्राम से नहीं जाता था, जैसा अभी नेट का जरिए हम लोग भेज पाते हैं, वो फैसिलिटी उसमें नहीं था। तो हम भेज दिया, तो आपको छप गया वो फोटो के साथ। फोटो के साथ में छप न्यूज गया। आपका छप गया। हाँ, छप गया। और एसके सेन वाज द सिविल सर्जन ऑफ हजारीबाग एट दैट टाइम। हरिनाथ मिश्र देख के तो दंग आ गए और तुरंत हजारीबाग आ गए। He came to हजारीबाग। केम टू हजारीबाग सर्किट हाउस। और मेरे पास कोई साधन नहीं था, मुझे साइकिल से घूमते थे। तो एसके सेन ऑफिस से, सिविल सर्जन ऑफिस से गाड़ी भेजकर मुझे बुला के इनके मंत्री जी के सामने पेश किए, प्रेजेंट किए। बोले ये इनका इतना हिम्मत हुआ, इतना जबरदस्त कहानी लिखनी, इज ए यंग मैन। तो मैं परिचय दिया, मैं जिस व्यक्ति का लड़का हूँ, उनका जो हिम्मत था उसी को मैंने इरेज किया। बड़ा खुश हुए, पीठ थपथपाए। तब देखा जाके और तुरंत पटना वापस चले गए। इन लोगों को जितना शॉर्टेज था, जो कुछ था, भेज दिए। खुद फिर एक हफ्ता पर आए और उस विंग का उद्घाटन उन्होंने किया। मींस फ्रॉम योर पॉइंट ऑफ व्यू दिस इज द एथिक्स ऑफ जर्नलिज्म। कितना प्रॉम्प्टली एक्शन हुआ। आई विल नेवर फॉरगेट दिस इंसिडेंट इन माय लाइफ। तो दादा आपको क्या लगता है कि आखिर में लेकिन आजकल वो चीज होता नहीं। दादा लूप होल कहाँ है? जर्नलिज्म की धार कम हो गई है या फिर सरकार की मार कम हो गई है? सरकार की मार कम हो गई है। सरकार की मतलब जर्नलिज्म अभी तक वहां पे स्टिक किए हुए। सरकार चाहते हैं कि जर्नलिस्ट लोग झूठ लिखते हैं, बट वो झूठ नहीं है। उन लोग स्वीकार करना नहीं चाहते हैं, कुछ करना नहीं चाहते हैं। यही बात है। ये जो हाल में एसडीओ वाला घटना था, उसमें मैंने कोई पॉइंट छिपाया नहीं, एकदम टू दी पॉइंट छापे उसको। हाँ, टाइम्स ऑफ इंडिया दिल्ली से मुझे क्वेरी करता था क्या पॉइंट, मैं उसको जवाब दिया, फ्रंट पेज में छाप दिया। एक और दुखद बात आपको बताना चाहता हूँ, कुछ माइंड नहीं कीजिएगा। आजकल का पत्रकारिता का स्टैंडर्ड बहुत नीचे गिर गया। इन लोग ये माफिया वगैरह हिसाब से दे गेट मनी, उसके बेसिस से न्यूज छापते हैं। मतलब उसके बेसिस से न्यूज छापते हैं या न्यूज नहीं छापते हैं? न्यूज ये भी जानना तो कुछ दबाते भी हैं और कुछ पैसा कमाते भी हैं। समाचार तो आएगा ही भाई, जो जैसे चाहेगा उस तरीके से करेगा, लेकिन मुख्य मुद्दा जो है वो आर्थिक मुद्दा आ गया सामने। करेक्ट। आर्थिक मुद्दा के आने के बाद ही ये बदलाव आया है। और यही कारण है कि अगर बड़े पैमाने पर हम जब देखते हैं तो हमारे सामने जो बहुत सारे चैनल्स चल रहे हैं जो प्राइवेट हैं, दूरदर्शन और आकाशवाणी सरकार के अधीन है, तो आप वहां से किसी भी प्रकार के रहस्यमय समाचार को नहीं पाइएगा। तो जब आप रहस्यमय समाचार चाहते हैं, सुनना चाहते हैं, पत्रकारिता का ये भी एक ये है कि अगर जिज्ञासा नहीं होगी तो आप समाचार कैसे देंगे? बिल्कुल। अगला सुनना चाहता है, अगला पढ़ना चाहता है, अगला देखना चाहता है, इसलिए आप उसको जो है समाचार दे रहे हैं। अगर उसको सुनने का जिज्ञासा ही ना हो, उसकी रुचि नहीं हो, तो फिर आप किसे कहेंगे? तो लोग सुनना चाहते हैं, उस तरीके के समाचारों को लोग जानना चाहते हैं कि अरे भाई कुछ हुआ नहीं हुआ, सीधा सीधी समाचार रहेगा तो अच्छा बंद करो, कुछ नहीं, सब वैसे ही है। तो उस जब सुनना चाहते हैं तो लोग उस तरीके के समाचार डाल रहे हैं। और जब डाल रहे हैं तो बहुत सारे जो है सरकार, अब जैसे आई अलग अलग सरकारें आई और अपने अपने तरीके से जो है सरकारों ने
उसको मोटिवेट इस सशक्त माध्यम को, क्योंकि कमजोर आरंभ में भी हमने बताया आपको जो है कि ये मीडिया है, जी। पब्लिक के मतलब 1 अरब माने 1.5 अरब का जो पॉपुलेशन है, यहाँ तक पहुंचाने का माध्यम जो सरकार एक जगह है दिल्ली में बैठा, और पॉपुलेट क्राउड जो है आपका पूरे देश में है, तो वहां तक पहुंचाने के लिए हम ही पत्रकार हैं। ये पत्रकार ही है सब। दादा, हम आपसे एक चीज पूछना चाहेंगे कि आप हमारे देश के मीडिया को विदेशों के मीडिया के समतुल्य कहाँ पाते हैं? मैं विदेश मीडिया से हमारा देश का मीडिया का स्टैंडर्ड ज़्यादा समझता हूँ, क्योंकि विदेश मीडिया बिलीव इन स्कैंडल्स, जो हमारे मीडिया उस स्कैंडल बिलीव नहीं करते हैं। मतलब आपके हिसाब से हमारे हिंदुस्तान का जो मीडिया है, हाँ। लेकिन दादा हम लोग कहीं कहीं देखते हैं कि जो हमारा जो प्रेस का जो इंडिपेंडेंस का जो चार्ट आता है उसमें हम लोग कहीं स्टैंड नहीं करते हैं। तो इसका आखिर में कारण क्या है कि हम लोग उस ये में कहीं स्टैंड नहीं कर पाते हैं जहाँ पे प्रेस इंडिपेंडेंस की बात होती है? प्रेस इंडिपेंडेंस के लिए हम लोग को जो संपादक है उन लोग भरपूर प्रयास करते हैं। ये समझना गलत है कि प्रेस का इंडिपेंडेंस उन लोग रखते नहीं। बहुत बड़े बड़े संपादक है जिन्होंने इसको फॉलो करते हैं। कि आखिर में जो इतने बड़े बड़े आज मीडिया हाउसेज हो गए, आखिर में इतना क्या मसला है या क्या मसाला है इस जर्नलिज्म में या पत्रकारिता में कि इतने बड़े बड़े मीडिया हाउसेज जो है उनको परचेस कर ले रही है, बड़ी बड़ी कंपनियां परचेस कर रही है, और आखिर में बिजनेस कहाँ से फाइंड आउट किया जा रहा है इसमें? इसको बिजनेस का, कमाई का जरिया क्यों बनाया जा रहा है? जबकि हमको जहां तक लगता है, दादा जिस समय पत्रकारिता करते थे या जिस समय हम लोग जर्नलिज्म का जो इम्पैक्ट सुनते हैं कि हमारे देश की आजादी में भी इनका काफी महत्वपूर्ण योगदान रहा है, तो आखिर में महत्वपूर्ण योगदान अगर आजादी में रहा, हमारे देश के डेवलपमेंट में रहा, तो ये आखिर में इनकम का सोर्स कैसे हो सकता है? सर, इस पे भी थोड़ा सा आप प्रकाश डालेंगे सर, अभी जो आप बताएंगे। चंदन जी, आप देखिए, बहुत मैंने किसी भी चीज को बहुत गंभीरता से समझिए और गहराई से उसको जाइए, जिसको खोजी आप कह रहे हैं उस तरीके से जाइए। हमने चर्चा की अभी कि पहले जो व्यक्ति होते थे, संपादक होते थे, उनका एक प्रभावशाली व्यक्तित्व होता था। विष्णु राव पराड़कर हो या महावीर जी हो या अन्य जैसे लोग होते थे। मदन मोहन मालवीय भी जो है अखबार निकालते थे, पंडित मदन मोहन मालवीय जी। तो ये सारे बहुत सारे लोग थे। तो सारी जिम्मेदारी आप छोड़ते चले जा रहे हैं। इसके बाद जीने खाने सब चीज के लिए, जैसा आप कह रहे थे कि वो सारा कुछ उसी के ऊपर कर दिया है, तो ऐसी स्थिति में तो आप ये मान करके चलिए जो है कि पत्रकारिता तो अब एक दिखावा हो गया है। अब आदमी ये देख रहा है कि जैसे जॉब खोज रहा है, तो पत्रकारिता में भी एक अवसर खोज रहा है। हाँ, बहुत बढ़िया। पत्रकारिता में रिमार्क था, अब आपका जो है, आप लोग देशद्रोही हैं, क्यों ऐसा न्यूज छापते हैं? अब ये रिमार्क था। अब जिस प्रकार से, तो मैंने उनको बोला मैंने सच छापा है। आज नहीं, पहले जो है दादा ने कौन सा जो है वो जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स किया है? नहीं किया है। पूरा सिंपली ग्रेजुएशन करने के बाद जो है आप आ गए। अभी जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन का कोर्स कराया जा रहा है। क्यों कराया जा रहा है? जॉब के लिए। आपके दिमाग में इस चीज को जो है डाला जा रहा है कि नहीं, इसको करिएगा तो आपको एक जॉब मिलेगा। तो एक यूथ उस विषय को इसलिए चयन कर रहा है कि उसे जॉब मिलेगा। तो अब मीडिया हाउस हो या समाम हो, वो कितने भी बड़े दिग्गज हो, कितने भी बड़े घराने के हो, कितने भी बड़े बिजनेसमैन हो, उनके पास सारा कुछ है। वो चाहे तो अखबार क्या, पूरी पत्रिका चलवाते रहे। हिंदुस्तान वगैरह के इन लोगों का ग्रुप काम करता था, बड़ा बड़ा जो है। तो ये सारा कुछ था, लेकिन कहीं न कहीं से आप जो है बढ़ते हैं। मैं एक घटना आपको बता रहा हूँ 1952 का, 92 हाल का होगा। उस टाइम आपको झारखंड नहीं बना था, बिहारी था, और मैं टाइम्स ऑफ इंडिया ज्वाइन किया विदाउट एनी एप्लीकेशन। मेरा रेपुटेशन से लोग मुझे रिक्रूट किया 1 सितंबर 1986। तो उस टाइम 1992 में डिप्टी कमिश्नर थे हजारीबाग में, शिवराज आस्थाना। हाँ, तो उस टाइम आपको एनसीडीसी था, नेशनल कोल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। तो वो चारों ओर, हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में कोयला का तो भंडार है, कोयला का भंडार खोजने के लिए देवर एक्वायरिंग लैंड। तो वो गवर्नमेंट से बोल रहा था ये लैंड हम लोग को दो। तो लेकिन लैंड तो जो रैयत था उसका, रैयत मूर्ख थे,
बेचारा गरीब था, दे वर डिपेंडिंग ऑन देयर लॉयर्स। तो क्या करेंगे, आपको लॉयर्स लोग कहता था कि अपना अकाउंट नंबर देता था और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो पैसा भेजता था वो उसके अकाउंट में जाता था और रैयत को जीरो मिलता था। कौन इसको एक्सपोज करेगा? इस मैटर को डिटेक्ट किए शिवराज अस्थाना, तो उनको ट्रांसफर हुआ। ट्रांसफर होने का पहले उन्हें मुझसे बंद कमरे पर उन्होंने बात किया और अपना पीए जो थे उनको बोले मैं सिर्फ इनको विश्वास करता हूँ, ये रिपोर्ट अगर मैं ब्रेक कर दूं ये वकील लोग को खिलाफ तो इन लोग पैसा कमाएगा, उन लोग से मुझ दबा देगा, लेकिन मुझे इन पर विश्वास है इस रिपोर्ट को छाप पाएंगे। पूरा डाटा, वकील साहब का नाम, वकील साहब का बैंक का अकाउंट नंबर में कितना पैसा कब कब जमा हुआ वो मैंने छाप दिया। ओह माय गॉड। उसके बाद आप विश्वास कीजिएगा चंदन जी, मुझ पर वज्रपात हुआ, 1 करोड़ का मानहानि का मामला हुआ। और वो वकील कौन थे? इन 92 का बात बता रहा हूँ आपको। और उस टाइम वकील थे वैकुंठ नाथ दे, हाँ, रानी दे उनको पत्नी विधायक थी। तो वैकुंठ नाथ देव बोला बहुत बड़ा पत्रकार बने ना, तुमको भीख मंगा बना देंगे, तुम्हारा घर बेचवा देंगे, तुम हमारा खिलाफ लिखे हो, ये सब झूठ है। उसके बाद छापा तो मेरा टाइम्स ऑफ इंडिया का एडिटर जो थे उत्तम सेन गुप्ता उस टाइम, तो उत्तम सेन गुप्ता डेस्क इंचार्ज जो थे उनको अलका चौधरी उनका नाम था, उनका हस्बैंड दिल्ली में पोस्टेड थे। उनको अलका को बोला तुम इस रिपोर्ट को कैसे छापा, विश्वास किए हो? तो अलका ने रिमार्क दिया, सर ये कॉरेस्पोंडेंट का रिपोर्ट हम एडिट करता हूँ, आई फाउंड ही इज द मोस्ट नॉन प्रेजुडिस, ये रिमार्क उन्होंने किया। उसके बाद टाइम्स ऑफ इंडिया के अगेंस्ट में भी एडिटर वगैरह सब के अगेंस्ट में ये हो गया। हजारीबाग कोर्ट में लोग आए तो उन लोग भी अपना वकील अपॉइंट के, विक्रम सिंह का अपॉइंट किए यहाँ से। उसके बाद हम लोग लड़ने लगे, आखिर में इस मैटर को टेकअप किए। आज पहले जो लॉ मिनिस्टर थे रविशंकर प्रसाद जी, वो तो पटना में मुझे बुलाया गया और बेली रोड में उनका घर है जी। तो बेली रोड में घर है, उनके घर में लोग ले गए मुझे, सर इन्होंने यही न्यूज को ब्रेक किए। मुझे मेरा पीठ ठोके और एडिटर को बोले इनका तनख्वाह बढ़ाइए और ये इन्होंने सच चीज, तो कोई चीज गलत नहीं है और वैकुंठनाथ दे चोर है, उन पर हम लोग सरकार केस करेगा। टाइम्स ऑफ इंडिया का केस हाईकोर्ट में चला गया, हाँ जीते हाईकोर्ट में केस। क्या बात है दादा, ये बात मैं आपको बता रहा हूँ, ये मेरा लेटेस्ट अचीवमेंट है। ये लेटेस्ट है 1992 का। हाँ। नहीं, बात भी वही है कि हमारी जो गतिविधियां हैं, मतलब जो भी रिसोर्सेस हैं हमारे देश की, रिसोर्सेस का जो जिस तरीके से जो है उसका वारा न्यारा हो रहा है, उसका जो होना चाहिए, बिल्कुल जो योजनाएं हैं, योजनाओं का के जो लाभुक हैं, इन तक क्या हो रहा है, इसे अगर आप मैनेज कर दें, व्यवस्थित कर दें तो सब बढ़िया है। नहीं कर रहे हैं तो करें, बिल्कुल ये दबाव है। तो ये जो दबाव है, ये दबाव कहीं न कहीं से बनाया गया। चाणक्य ने कहा है कहीं जो है कि ऐसे तो हर राजा जो है वो भक्त प्रिय होता है, चापलूस प्रिय होता है, बिल्कुल। लेकिन सही में अगर राजा जो है चापलूस प्रिय हो जाए तो समझ लीजिए कि सारी व्यवस्था उस व्यक्ति के अधीन हो जाती है। राजा सिर्फ जो है एक स्टाम्प के तौर पर कार्य करता है। हाल में रानी देकर डेथ चर्चा आपने की जैसे विदेशी मीडिया की और भारतीय मीडिया के बारे में जब आपने चर्चा की, तो भारत के पत्रकार में नैतिकता है। इसलिए क्या है कि हमारे जो समाचार हैं, हम जो समाचारों का संकलन करते हैं या जो भी समाचार हम उठाते हैं उसे बहुत ऑथेंटिक तरीके से ले आते हैं। हमारे पास बिल्कुल एकदम मने मूल सामग्री है, लेकिन हमें इसे जहां पहुंचाना है वहां हम पहुंचा नहीं पाते हैं। ये हमारी बाध्यता है। विदेशों में क्या है कि उनके पास जो है नैतिकता नहीं है, उनके पास जो है वो पैसे कमा रहे हैं, वो समाचार के बदले पैसे ले रहे हैं,
और सीधे सिर्फ बात यहाँ आ जाती है, विदेशों के पत्रकार जो होते हैं उनको ये लगता है कि नहीं साहब, हमें इस समाचार के को पहुंचाने के लिए, छापने के लिए, या देने के लिए, या हाईलाइट करने के लिए हमें 10,000 रुपए मिले। आप कितना देंगे बोलो, बंद कर दें। अच्छा, तो कहाँ उसका आप कितना कॉन्ट्रडिक्शन नहीं देंगे? छाप सके। आप कितना देंगे, हम बंद कर टाइम्स ऑफ देते हैं। इंडिया डिड नॉट पब्लिश कॉन्ट्रडिक्शन। तो दैट न्यूज वहां ये है, जिसमें आप लोगों ने इतने बड़े स्कैम को छापा था। छाप दिया है। अच्छा, क्या कोई गलत काम तो नहीं किया? बिल्कुल। गरीब लोग को पैसा मिलना शुरू हुआ, अब उस खाते में पैसा जमा होना बंद हो गया। गवर्नमेंट का मशीनरी लगा, इन लोग को किसका कौन अकाउंट नंबर है वो सब लिया गया, दे गॉट द बेनिफिट। आज देखिए उन लोग बड़े बड़े गाड़ी और मकान लेके घूम रहे थे, रैयत का पैसा कमाई से। इमेजिन। तो मतलब आप लोगों ने जिस तरीके का चेंजेस करके दिया सोसाइटी में, आप सेटिस्फाइड हैं कि आज पिताजी का दिया हुआ जो आपको ये है, आप उससे आई एम एकदम फुल्ली satisfied? सेटिस्फाइड। ऑल्दो आपको एक चीज मैं बता दूं, जी। 16 साल जब मेरा उम्र था पिताजी बीमार पड़े, और तो 16 साल की उम्र से आप पत्रकारिता कर रहे हैं? 16 साल के हम उनको देख रहे थे, लेकिन एक्चुअली 19 साल की उम्र से हम दादा पत्रकार। क्वालिफिकेशन क्या है आपकी दादा? मेरा क्वालिफिकेशन सिंपली ग्रेजुएट। इन इंग्लिश? हाँ, एंड आई वाज अ स्टूडेंट ऑफ सेंट जेवियर्स। वहीं हम इंग्लिश अच्छी तरह से सीखे हैं, और मुझे ट्रेन किए हैं दो व्यक्ति। एक मेरे पिताजी जिन्होंने ब्रिटिशर्स के खिलाफ लड़े हैं, और मोन्टू घोष जो इंडियन नेशन में टैटलर के रूप में लिखते थे, एसके घोष उनका नाम था। उन्होंने मुझे पटना में बीच बीच में बुलाते थे और ट्रेन करते थे, यू यंग मैन राइट इन दिस वे दिस वे दिस वे। वही मेरा माइंड में आज भी है। आज वैसे सिखाने वाले आपको कोई ये इंस्टीट्यूशन में भी नहीं होगा। सर फाइनल कंक्लूजन लेना चाहेंगे सर, जो हम लोगों का मुद्दा है कि आखिर में पत्रकारिता में जो चेंजेस आ रहे हैं, जो इस तरह के ड्रास्टिक चेंजेस हम लोग देख रहे हैं, चाहे सोशल मीडिया के जरिए हो, जो न्यूज़ को जो हम लोग तोड़ मरोड़ के रील्स के माध्यम से, या वो सब चीज़ जो अभी आप लोगों ने बताया कि जो पब्लिक देखना चाह रही है वही सिर्फ लोगों को दिखा रहे हैं, ये कहाँ तक सटीक बैठता है? क्या ये एक अच्छे समाज के लिए, एक जो हमारी पत्रकारिता की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्या उसको फुलफिल कर रहा है? कुछ इस पे थोड़ा सा प्रकाश डाल देंगे? चंदन जी, पत्रकारिता जो है, जैसे हर चीज का क्या होता है, हम पुरानी चीजों से संस्कार तो लेते हैं। ऐसा नहीं कि पत्रकारिता खत्म हो गई, संस्कार लेते हैं। पहले क्या होता था उस चीज के आधार पर चलते हैं, और नई तकनीकी के माध्यम से जो विकास हो रहे हैं, इस प्रकार से जो बदलाव आते जाएगा वो चीजें रहेगा। लेकिन अगर कहा जाए तो मूल भाव पत्रकारिता का वो यथावत रहेगा। पत्रकारिता रहेगी, सजग रूप में रहेगी। और दूसरी बात यह है कि इस प्रकार की जो चीजें हैं कि जो अच्छा करता है उस पर कब्जा होता है, कंट्रोल लोग करते हैं। पहले भी करते थे, आज भी कर रहे हैं, आगे भी करते रहेंगे, कमोबेश जो है होते रहेगा। लेकिन ऐसा नहीं है कि पत्रकारिता खत्म हो जाएगी या कि वो लोग खत्म हो जाएंगे। दोनों के बीच हमारी जो पीढ़ियां, मतलब आज हम हैं, इसके बाद जो है आप खड़े हो गए, मतलब कल हम थे, आज आप हैं। इसके बाद आने वाली पीढ़ियां जो है इसे नए तकनीक और नए कलेवर और नई ऊर्जा के साथ इसे रखेगी। ये दोनों ही, जैसे कि शुरुआत में ही बात आई थी कि पत्रकारिता भी जो है हमारे लोकतंत्र का एक प्रमुख चौथा स्तंभ है। तो इस स्तंभ के बगैर जो है हमारा छप्पर नहीं रह सकता है। ये रहेगा, कायम रहेगा, पत्रकारिता रहेगी और नए कलेवर के साथ रहेगी। दादा हम जानना चाहेंगे कि आज आखिरी सवाल है दादा, और चाहे लोग भी मैं डेस्क में बैठूंगा न्यूज दादा बस केवल एक कॉलम लेना चाहेंगे आपसे कि आप आज के पत्रकार से क्या उम्मीद रखते हैं कि उनकी पत्रकारिता किस प्रकार की होनी चाहिए जो समाज के लिए? जैसा मैंने आपको आगे बताया, दिस शुड बी ऑनेस्ट टू द पॉइंट। दिस शुड नॉट बी दिस शुड नॉट एक्सेप्ट द ग्रीड, जिसको हिंदी में आप कहते लालच। सही जो चीज है उसको छिपाए नहीं, उसको सामने लाए। ये मेरा प्रिंसिपल है। आप लोगों ने सुना, जो परिचर्चा किया इतने महान हस्तियों के साथ, जो पत्रकार जगत के हजारीबाग ही नहीं, पूरे झारखंड ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान में अपना एक अस्तित्व रखते हैं। उन लोगों से हम लोगों ने सुना कि आखिर में पत्रकारिता क्या थी, क्या है,
और आने वाले दिनों में दादा हो, सर हो, ये क्या चाहते हैं आजकल के पत्रकार से, ये आज हम लोगों ने इस परिचर्चा में जाना। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का अपना बहुमूल्य समय देने